अब हमने कार्यपालिका कंप्लीट कर दी और अब बात करते हैं विधायिका की। कार्यपालिका के बाद हम विधायिका में चलते हैं। कार्यपालिका हमने केंद्र की भी कंप्लीट कर दी, राज्य की भी कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं विधायिका की। विधायिका सबसे पहले केंद्र की विधायिका समझते हैं, ठीक है। विधायिका का मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे। विधायिका कहते हैं किसे? संसद को। किसको कहते हैं विधायिका? संसद को। केंद्र की विधायिका क्या होती है? संसद। जबकि राज्य की विधायिका क्या होती है? राज्य की विधायिका को कहते हैं विधानमंडल। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, फिर यहां पर चल रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, याद है सबको? सरकार के 3 स्तंभ में सबसे पहले मैंने बताया कार्यपालिका, दूसरा स्तंभ क्या बताया? विधायिका, विधायिका, और तीसरा स्तंभ क्या बताया? न्यायपालिका। ये 3 स्तंभ मैंने बताए थे, याद होगा सबको। मैंने कहा कि गवर्नमेंट 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र की होती है और दूसरी राज्य की होती है। ये सबको समझ में आ गया होगा। केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख किसे बताया था मैंने? राष्ट्रपति को। दूसरा यहां पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तीसरा मैंने आपको बताया था, नंबर 3 में क्या होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। चौथे नंबर में क्या बताई थी यहां पर? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसी तरीके से राज्य में मैंने कहा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। फिर दूसरे नंबर में कौन होता है यहां पर? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है। और तीसरा यहां पर क्या होती है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मैंने कहा वैसी ही मंत्रिपरिषद होती है जैसे कि केंद्र सरकार में होती है। तो मंत्रिपरिषद को अलग से फिर यहाँ पे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। बस ये है कि यहाँ कौन क्या मंत्री है वो पढ़ना है, वो आप लोग पढ़ लेना। नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ से वो ग्रुप में भेज दूंगा एक बार। उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उनके सबके नाम वगैरह भेज दूंगा, ठीक है, किसको क्या विभाग मिला। हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री भी हमने पढ़ा था, राज्यपाल भी पढ़ा, मुख्यमंत्री भी पढ़ा, अब ये मंत्रिपरिषद भी हमारा हो गया। अब बात आती है विधायिका की। विधायिका केंद्र सरकार में विधायिका किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। जबकि राज्य सरकार में किसे कहते हैं? विधानमंडल को कहते हैं। विधानमंडल को कहते हैं, ठीक है। अब संसद किस किस से मिलके बनती है? तो संसद एक लोकसभा से मिलके बनती है, लोकसभा। दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा इसका अभिन्न अंग क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इन तीनों से मिलके बनती है। विधानमंडल किससे मिलके बनती है? तो विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, और किससे? इसका अभिन्न अंग कौन होता है? तो राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। बस ये दोनों चीजें हमें अब पढ़नी है। हमने ये वाला पोर्शन कर लिया, अब इस वाले पोर्शन में चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, यहाँ हाई कोर्ट पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे। बात आपकी अब समझ में आ गई होगी। आर्टिकल भी मैंने सबको बताया है, यहाँ 52 बताया है। फिर 11 जोड़ के क्या हो जाता है? 63। फिर 11 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 74। यहाँ पर मैंने बताया था 153, 11 जोड़ दो तो कितना होता है? 164। इसका आर्टिकल बताया था मैंने कितना? 79 बताया था। इसका 80 बताया था। इसका 81 बताया था, याद है सबको। इसका बताया था 168, इसका बताया था 169 और इसका बताया था 170। इसका बताया था आर्टिकल 124, इसका बताया था 214 और इसको बताया था 233। ये इनके आर्टिकल है। क्लियर हो गया? अब ये स्ट्रक्चर सबके दिमाग में आ गया होगा। अब हम चले इस वाले विधायिका वाले पोर्शन, संसद में चले। यहां से बताइए, एक बार मैसेज करो, यहां तक सबको क्लियर है ना? बड़े इस विधायिका वाले पोर्शन में, संसद में करो जरा एक बार मैसेज। क्या सबको यहां तक चीजें क्लियर हैं? जिसने अगर यहाँ ये नहीं बना रखा तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अगर किसी का कुछ रह रहा हो। थोड़ा ये परी मैम अभी बाद में जुड़ी है और एक मनोज सर भी जुड़े हैं शायद यहाँ पर अभी देर में, तो आप इसको देख लेना। आप लोगों को वैसे तो आप लोगों ने पहले भी एग्जाम वगैरह दे ही रखे होंगे, ये चीज़ें पढ़ी होंगी, फिर भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग पिछली वीडियोज वगैरह देख लेना। और कहीं पर फिर भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह मैसेज वगैरह कर लेना, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, विधायिका संसद की तरफ हम बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, ओके। अच्छा, आपने लिया नहीं क्या स्क्रीनशॉट? कोई बात नहीं, अभी और बता दूंगा, ये आ जाएगा। और पिछली वीडियो में भी मैंने कम से कम 3-4 बार ये चीज़ बता दी है, और करवा दूंगा मैं इसको। ठीक है, ठीक है। हाँ मनीषा, आप भेज देना एक बार। हाँ ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अब देखिए विधायिका संसद को समझते हैं। संसद में हमें दो चीजें समझनी है। एक हमें समझनी है लोकसभा, लोकसभा, और दूसरा हमें राज्यसभा। राष्ट्रपति तो हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमें समझना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसमें फोकस करना, आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल मैंने कितना बताया था, संसद को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो 79, ये हो गया। राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद देखो कितना है, 80। यहां पर अनुच्छेद कितना बताया था मैंने, अनुच्छेद बताया था 81। पहला अंतर तो ये हो गया। ठीक है, सबसे पहला अंतर आर्टिकल का हो गया। दूसरे अंतर में चलते हैं। देखो ये, इसे कहते हैं निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, निम्न के सदन कहते हैं, निम्न सदन। जबकि इसे हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ये कैसा सदन होता है, उच्च सदन। ठीक है, ये होता है अस्थाई सदन। कैसा सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। और ये होता है स्थायी सदन। अस्थाई स्थायी का मतलब समझ रहे हो, स्थायी सदन मतलब ये हो गया कि ये सदन कभी स्थायी का मतलब परमानेंट है, कभी समाप्त नहीं होता। समझ रहे हो, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती पूरी तरीके से, लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो लोकसभा भंग हो जाएगी और उसकी जगह पर नई नई चुनाव होंगे, और जो नए लोग जीत करके आएंगे फिर वो लोकसभा, चाहे वही लोग जीत के आए लेकिन लोकसभा भंग हो जाएगी, दोबारा से लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और फिर उसकी जगह नए आते रहते, सब इकट्ठे नहीं जाते सारे के सारे, है ना। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में अंतर है। ये अनुच्छेद का अंतर हो गया, ये निम्न सदन हो गया। और इसे निम्न सदन, अस्थाई सदन के साथ साथ इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा कैसा सदन है, एक लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इसे प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहां पर रहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि सदन भी है, लोकप्रिय सदन भी है और निम्न सदन भी है, जबकि ये उच्च सदन और स्थायी सदन होता है। क्लियर हो गया। अब बात आती है निर्वाचन की। तो इसका जो निर्वाचन होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का सब लोग जानते होंगे, सबने वोट दिए होंगे। मोदी जी को सबने ही वोट दिया होगा, तभी तो मोदी जी इतने बड़े वोट अंतर से हर बार जीतते चल रहे हैं ना। तो निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन, इसका जो निर्वाचन होता है ये कैसा होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से, हम डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए हम कभी वोट देने नहीं जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं दिया जाता है। वहां कौन देता है वोट, राज्यसभा के लिए वोट देते हैं कौन, राज्यसभा के लिए वोट देते हैं विधानसभाओं के सदस्य, है ना। राज्य विधानसभा, हर राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, जबकि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, जनता इसमें सीधे सीधे जाकर के वोट देती है। क्लियर है। अब बात आई कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये अंतर समझना, 5 वर्ष और 6 वर्ष। अब बात आती है न्यूनतम आयु की। न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष की, 35 वर्ष। इन अंतरों को अगर समझ लेते हो तो यही तो लोकसभा राज्यसभा है, और अलग से कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इन चीजों पर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करना। अब बात आती है सदस्य की। सदस्य लोकसभा के लिए कितने होते हैं, देखो सदस्य को 2 भागों में समझते हैं। एक तो वर्तमान सदस्य की बात करते हैं, और दूसरा अधिकतम सदस्य कितने होते हैं उसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाना। ठीक है, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, देखो अब मैं यहां पर बताऊंगा अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 550 सदस्य होते हैं। देखो पहले 550 प्लस 2 होते थे, 2 क्या होते थे, ये एंग्लो इंडियन,
दो क्या होते थे, आंग्ल भारतीय। लेकिन अब जो ये दो सदस्य हैं इनको हटा दिया गया है, ये नहीं होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। तो अभी वर्तमान में अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 550 ही होंगे। पहले कितने होते थे, 552 होते थे। तो ये एंग्लो इंडियन वाले अब लोकसभा के खत्म कर दिया है, ये पद खत्म कर दिया। अब वर्तमान में कितने होते हैं, वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, देखो 543 सदस्य हैं। कितने हैं, 543 प्लस 2 थे, ये दो एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया। तो अभी वर्तमान में कितने हो गए, 543 सदस्य हो गए। बात समझ में आ गई क्या, सदस्यों की संख्या में कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है किसी को। सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550 प्लस 2 552 हो सकते थे, लेकिन अब कितने होते हैं, केवल 550 होते हैं। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो 543 प्लस 2 थे, लेकिन अब कितने हैं, 2 वाला पद खत्म हो गया तो 543 सदस्य रहे। बात क्लियर होगी सदस्यों की, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। सदस्य यहां पर भी देखो, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, यहां पर अधिकतम यहां पर होते हैं 238 प्लस 12। अब गिनो तो कितने हो गए, 238 प्लस 12 बराबर कितने हो गए, 250 हो गए ना, बराबर 250 सदस्य अधिकतम अभी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अभी हो सकते हैं, है ना। नहीं नहीं, न्यूनतम का ऐसा प्रावधान नहीं होता, न्यूनतम का नहीं होता मनीषा, न्यूनतम वाली बात यहाँ पर कुछ नहीं होती, है ना। न्यूनतम कम से कम कितने होंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। अधिकतम सदस्य और वर्तमान सदस्य देखेंगे, है ना, वर्तमान में कितने होंगे, वर्तमान में जो है वही न्यूनतम भी होंगे, ठीक है। अलग से हम न्यूनतम वाला ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें प्रावधान। अब अधिकतम ही हो गए, लेकिन वर्तमान सदस्य कितने होते हैं, वर्तमान अब 250 है तो 245 सदस्य थे। 238 में से 5 घटा दो, कितने बचे, 233 बचे। 233 प्लस 12 बराबर 33, 43 2 45, 245 सदस्य, ये सदस्यों की संख्या है। अब इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत देखो, अब राष्ट्रपति पहले मनोनीत करते थे, राष्ट्रपति द्वारा पहले मनोनीत कितने होते थे, मनोनीत होते थे 2 सदस्य, मनोनीत 2 होते थे, लेकिन अब ये नहीं होते, ये एंग्लो इंडियन खत्म हो गए तो अब ये होगा ही नहीं। अब यहां राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड मतलब द्वारा मनोनीत होते हैं कितने सदस्य, मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। ये जो 12 लिखा है ये राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र से होते हैं, है ना। हाँ, मैंने कितने लिखी है, अरे गलत लिख दिया, हाँ ठीक है मंजू, वेरी गुड। ये 30 होती है, हाँ, राज्यसभा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होती है, बाकी राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 होती है, ठीक है। तो ये न्यूनतम आई है, वेरी गुड। तो ये हो गया राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, कहां से, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला, इन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्रों से 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर, ये अंतर हो गया। अब बात आती है गठन की। लोकसभा का गठन कब हुआ था, लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 को। अब ध्यान देना, देश तो आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन हम कह रहे हैं कि लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक कब हुई थी लोकसभा की, तो पहली बैठक लोकसभा की सबसे पहली बैठक 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। और राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो राज्यसभा का गठन हुआ था, गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 1952 को। और पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक हुई ये सेम डेट पर हुई, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की भी पहली बैठक हुई। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर चलिए, लोकसभा का जो गठन था मैं कह रहा हूं कि 17 अप्रैल को हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो इस बीच तक क्या लोग यहां पर कुछ काम नहीं होता था क्या,
अब तो दिख रहा होगा। यहाँ पर होता क्या था देखो, जब संविधान सभा बनी थी ना, संविधान सभा बनी थी तो पहले संविधान सभा ही लोकसभा का, यहाँ पर संसद का काम करती थी, संविधान सभा ही विधायिका का काम करती थी। ठीक है, संविधान सभा की कभी बैठक संविधान बनाने के लिए होती थी, संविधान सभा के रूप में होती थी, और जैसे ही संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को बन चुका था और 26 जनवरी 1950 को संविधान बन चुका था, लागू हो चुका था, तो उसके बाद जो है संविधान सभा ही यहाँ विधायिका का काम करती थी जब तक कि ये चुनाव नहीं हो गया था। बात समझ में आई क्या? तो संविधान सभा ही विधायिका का काम किया करती थी। फिर चुनाव हो गए, पहला चुनाव सन 1952 में, यहाँ पर 1951-52 में पहला चुनाव हुआ था, आम चुनाव। तो उसके बाद ही यहाँ पर फिर लोकसभा और राज्यसभा बनी। तब तक इसका सब काम कौन करता था? संविधान सभा ही किया करती थी। बात समझ में आई क्या? अगर पूछा जाए कि देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने तक यहाँ पर विधायिका का काम कौन करता था, तो संविधान सभा ही किया करती थी। ठीक है, तो ये अंतर आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो, आर्टिकल सबसे पहले 79, 80, 81। दूसरा, ये निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन है, ये उच्च सदन है, ये अस्थायी और लोकप्रिय सदन है, इसे स्थायी सदन कहते हैं। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। सदस्य देखो, अधिकतम 550 और वर्तमान में 543। यहाँ पर अधिकतम 238 प्लस 12 250 और वर्तमान में 233 प्लस 12 बराबर 245। राष्ट्रपति मनोनीत पहले 2 करते थे, लेकिन अब इस पद को खत्म कर दिया गया है आंग्ल भारतीय का, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। ये शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा ये भी जोड़ लेना, क्योंकि ये 5 सेक्टर होते हैं, इन 5 क्षेत्रों से। ठीक है, अब फिर खेल मत कहना, क्योंकि खेल कला के अंतर्गत ही आता है। तो सचिन तेंदुलकर कैसे गए? तो कला के क्षेत्र से गए। रेखा कहाँ से गई? तो कला के क्षेत्र से गई, है ना। तो इस तरीके से ये रहता है। गठन 17 अप्रैल 1952 को और इसका 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक 13 मई 1952 को और यहाँ भी 13 मई 1952 को पहली संयुक्त बैठक यहाँ पर हुई थी। क्लियर हो गया? तो ये है इन दोनों में अंतर, इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो और इसे लिख लो। जल्दी से लिखिए सभी लोग। चलिए, लिखा क्या? सभी लोगों ने लिख लिया? अब जिनका रह गया हो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर रह रहा है तो। अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट और बता दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे।